नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम के पॉलिटी सेशंस में। पॉलिटी में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी ये बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना कि डीपीएसपी होते कहाँ हैं, कहाँ मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से पार्ट हैं, कौन से आर्टिकल इसको गवर्न करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा दो टाइप के प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी देखे, यानी कि सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस कहानी को, और आज देखेंगे हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि जब भी स्टेट डीपीएसपी लागू करने के लिए ऐसा कोई पॉलिसी लाती है, ऐसा लॉ लाती है जो कि जाने अनजाने में किसी फंडामेंटल राइट को अब्रोगेट करता है या अब वायोलेट करता है, तो उस केस में क्या नजरिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ऑल थ्रू दिस ईयर्स 1947 के बाद से आज तक जब जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो क्या नतीजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और फिर इन रिस्पॉन्स जो हमारी पार्लियामेंट है उसने इसको किस तरीके से टैकल किया है। तो ये सारी बातें भी हम जानेंगे आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने डीपीएसपी यहां तक हम पढ़ चुके हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ सोशलिस्ट कर लिया था, गांधीयन वी डिड, नाउ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आराम आराम से देखेंगे क्या होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, पहले तो अपन पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर का कर लेते हैं, यहां से थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो लिबरल इंटेलेक्चुअल, ओके, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। फाइनली जैसा हमने जाना डीपीएसपी में तीन टाइप के प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट जो पूरी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, पूरी सोसाइटी के भले की बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस है, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उस पे बेस है। देन कम्स लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? ये हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये डायनेमिक प्रिंसिपल है, प्रगतिशील है। ये हमारे कन्वेंशनल हमारे ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जो हमारी प्रथाएं हैं उनको न करके बल्कि आगे बढ़ने की बातें बताते हैं। उनको फॉलो करने के बजाय कुछ साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं या नीड ऑफ द आवर की बात करते हैं कि अब हमें थोड़ा इस तरीके से सोचना पड़ेगा अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं हमारे देश का। तो वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज या लॉ जो भी हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, दे शुड ऑल्सो कीप दीज प्रिंसिपल्स इन माइंड, यानी कि डायरेक्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को भी, ताकि वो देश को दुनिया की रफ्तार के साथ मैच करा सकें, आगे ले जा सकें, ना कि एक आइसोलेटेड दुनिया की तरह बन के रह जाए। क्या क्या है उसको जब हम पढ़ेंगे अभी, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इस प्रिंसिपल में क्या क्या बयां किया गया है। क्लियर है? सो आर्टिकल 44 सबसे पहला है इसमें, आर्टिकल 44 टू सिक्योर ऑल सिटीजंस अस यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट दी कंट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी जो कि अगर मेरी नजरों में है तो ये डीपीएसपी है, बट ये अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी भी लागू नहीं हो पाया, या ये जो पॉलिसीज आज तक डिजाइन हुई है उसमें इसका जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही कम रखा गया है। क्या है इसको समझते हैं। सो सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे क्लास ऑफ पीपल रहते हैं, अलग अलग स्टेटा के लोगों से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है तो हर कम्युनिटी, हर हमारी जो कास्ट है, सब में अपनी अपनी प्रथाएं हैं, सब में अपना अपना कल्चर है, सबका अपना अपना लॉ है, रिलीजियस लॉ है। तो अगर हम हमारे देश की बात करें तो दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ जो होते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, या इसी के तरीके थेफ्ट हो गया, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, और इनके पीछे जो लॉ है वो स्टैंडर्ड है फॉर एनी कम्युनिटी। मतलब इस देश की जनता पे सबके लिए क्रिमिनल लॉ क्या है? सेम है। वो कोई भी कम्युनिटी नहीं देखा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। द लॉज स्टे सेम फॉर ईच एंड एवरीबडी, एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री। सिमिलरली सिविल लॉ भी जनरली ऐसा ही होता है। सिविल लॉ में जो सिविल सूट्स होते हैं वो भी किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी को नहीं देखते, किसी भी रिलीजन को नहीं देखते, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के स्टे सेम फॉर होल ऑफ द पीपल या होल सोसाइटी ऑफ द पीपल। लेकिन इस सिविल लॉ के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो कि आते हैं पर्सनल लॉ में। पर्सनल लॉ में यानी कि शादी के हो गए, तलाक के मैटर हो गए, या फिर आपके इनहेरिटेंस, आपकी जायदाद के मैटर हो गए, तो ये जनरली क्या करते हैं, ये पर्सनल लॉ गवर्न करते हैं। ये सिविल लॉज तो आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और कैटेगरी है पर्सनल लॉज, जहां पे क्या होता है कम्युनिटी वाइज लॉज लग जाते हैं। तो अगर शादी की बात करेंगे तो हिंदू धर्म के थ्रू या हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी की पॉलिसीज अलग हैं, या शादी का तरीका अलग है कि कौन सी चीज वैलिड शादी मानी जाएगी और कौन सी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा।
डाइवोर्स की बात करेंगे तो हिंदू लॉ के अलग है। सिमिलरली अगर मुस्लिम लॉज की बात करेंगे तो उनके अलग सिस्टम होंगे, शादी के, ब्याह के और तलाक के। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सेम सिविल कोड नहीं है, ये सेम सिविल कोड नहीं है सबके लिए। हर धर्म में, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, हर कास्ट में कुछ अपनी अपनी कुरीतियां भी हैं जो कि उनके लॉ में दे रखी हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो इतना सारा लोग अलग अलग लॉ भी चलता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है सिविल कोड में। मतलब मुस्लिम के लिए शादी और ब्याह के अलग रूल हैं, तलाक के अलग रूल हैं, तो हिंदू के लिए अलग हैं, तो सिमिलरली दूसरी कम्युनिटीज में अलग अलग रूल है। क्लियर है बात। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स चाहते थे, वो चाहते थे कि हम क्या करें, क्योंकि हम एक ही देश की सारी जनता है, भले ही अलग अलग धर्म को बिलोंग करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी बिलोंग टू सिंगल नेशन। तो अगर सिंगल नेशन है तो सिंगल नेशन में रूल्स भी सिंगल ही होनी चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। लेकिन उस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम रिसेंटली आजाद ही हुए थे, हम इतने डेवलप्ड नेशन नहीं थे, हमारे में लिटरेसी लेवल इतनी नहीं थी कि लोग इस चीज को समझ पाए, इस चीज को ले पाए, और धर्म में बहुत ज्यादा बिलीफ रखते थे, और इनफैक्ट आज तक रखते हैं, और इसी वजह से ये आज तक लागू नहीं हो पाया है। क्लियर है। तो सबको चाहिए था नहीं यार, मेरे देश की ये जो मेरी समस्याएं हैं, मेरे धर्म की समस्याएं हैं, मेरे धर्म की जो सुविधाएं हैं, जो भी चीजें हैं, शादी ब्याह जो करना है, ये मेरा धर्म जिस तरीके से अलाउ करता है उसी तरीके से होगा। तलाक का जो प्रक्रिया मेरे धर्म में दे रखी है तो वो ही मेरे पे लागू होनी चाहिए। एक नेशन वाइड पॉलिसी बना के आप सबके ऊपर गवर्न नहीं कर सकते हो। ये हमारे सिटीजन्स या हमारी जनता ऐसा सोचती है, और यही सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स को लगा कि अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और वही इंडिपेंडेंस के टाइम वैसे भी हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, पाकिस्तान के साथ जो पार्टीशन हुआ, तो वैसे ही बहुत कुछ थिन थ्रेड पे हमारा देश टिका हुआ था। तो उस वक्त तो इनको ये नहीं लगा कि एप्रोप्रिएट है इस प्रोविजन को लागू करना, इसलिए इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया इसको, और बोला कि आगे वाली जो सरकारें हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे देश की सक्सेस की अगर हम बात करेंगे या देश के डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हमें वी नीड टू अचीव दिस थिंग, वी नीड टू गो फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपको तय है, आर्टिकल 44 के थ्रू आपको ये पहुंचना ही है। तो आपकी पॉलिसीज इस तरीके से बनाएं कि धीरे धीरे लोग इसकी एक्सेप्टेंस करने लगे कि जो भी सिविल कोड चल रहा है, बी इट पर्सनल लॉ, वो किसी भी धर्म स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो पूरे देश के सिटीजन के लिए सेम होना चाहिए। ये बात इन्होंने एम्फेसिस करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इस तरीके से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि हर पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, हर पार्टी को क्या चाहिए, अपना एक पोलराइजेशन चाहिए। कोई हिंदू को केटर कर रहा है, कोई मुस्लिम को केटर कर रहा है, कोई सिख को केटर कर रहा है। यहां पे धर्म राजनीति ज्यादा है, ना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है उस पर ज्यादा लोग दिमाग लगाते हैं। सो ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ में आ गया कि जो विजन था वो क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाना है, और जितनी भी पॉलिसी सरकार बना रही है वो इस अकॉर्डिंग बनाए कि ये उसमें इजी हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 45 पे। तो टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर। तो ये क्या बोला गया, जैसा कि आपको पता है डीपीएसपी था आर्टिकल 45। ये जो डीपीएसपी है ये क्या बोलता है कि हर 6 साल तक के बच्चे को, 0 से 6 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की एंडेवर, प्रक्रिया या प्रयास करने चाहिए हमारे देश की सरकारों को या हमारे देश के स्टेट के सिस्टम, स्टेट मशीनरी को। सो टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दो फॉर चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स, 6 साल तक के बच्चों को आपको एलिमेंट्री एजुकेशन और केयर प्रोवाइड करानी है आपको। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या थोड़ा सा चेंज है। पहले ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था दैट वाज फॉर 0 to 14 ईयर्स। जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये क्या था, 0 to 14 ईयर्स तक के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया 0 to 6 ईयर, और 6 to 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसके तो बना दिया फंडामेंटल राइट। क्या बना दिया उसके लिए, तो फंडामेंटल राइट। तो इस डीपीएसपी का पहले टेक्स्ट हुआ करता था 0 to 14 साल, लेकिन अब इसको कर दिया है 0 to 6 साल, क्योंकि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो एजुकेशन पाना एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। यानी ये तो मूल अधिकार है, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि भैया ऐसी फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड नहीं हो पा रही जिसके तहत मैं एजुकेशन ले पाऊं। ठीक है ना। तो 6 से 14 साल को तो मैंडेटरी कर दिया, और डायरेक्टिव में डाल दिया कि आप 0 से 6 साल के बच्चों को भी केटर करें, उनमें भी प्रयास करें कि उनको भी बेसिक केयर और बेसिक एजुकेशन उनको भी प्रोवाइड हो सके। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल बन गया। ठीक है। फिर आया आर्टिकल नंबर 48।
आप बताओ ये कौन सा अमेंडमेंट था, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंज किया गया। ठीक है, आर्टिकल 48 बोलता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन। तो आर्टिकल 48 जो है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज और वो हम स्लॉटर ऑफ काउस की जो बात कर रहा है, जिसको हमने पढ़ लिया गांधीयन प्रिंसिपल में। लेकिन अब इसका एक और सेकंड पार्ट है कि जो ये आप एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो कि आप इनको प्रमोट करो, पहले वाले पार्ट में तो इनको प्रमोट करने की बात थी, और अब इसको प्रमोट ऑन मॉडर्न लाइंस करो। क्योंकि जो हमारा देश है वो प्राइमरी, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा देश क्या था, प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट था। किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और एनिमल हस्बेंड्री ऐसी एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट था। तो अब क्योंकि हमारे देश का मेन इनकम सोर्स यही है, मेन रेवेन्यू जनरेशन सोर्स यही है, मेन जीडीपी एक्टिविटी यही है, तो हमारे को क्या बोला गया कि आप इस उत्पादन को और आप इस प्रक्रिया को, एग्रीकल्चर की प्रक्रिया को इतना बेहतर बनाएं मॉडर्न लाइंस और टेक्नोलॉजी पे कि आप इस पे बहुत अच्छे से रिलाय कर पाए और पूरा देश खुशहाल हो सके। तो इसको मॉडर्न लाइंस पे और साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप करना हमारी डीपीएसपी का एक पार्ट होना चाहिए। यानी कि हमारी सरकारों को जब पॉलिसीज बना रही हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड या कोई भी इससे रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज बना रही हैं, तो उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम मॉडर्न, नवीन और साइंटिफिक उपकरणों का यूज करें और बेहतर बनाएं इसको, ताकि हमारी एफिशिएंसी इसमें से ज्यादा हो। क्योंकि मेजर चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आज की तारीख में भी है, हाँ ये रेशो कम हो गया है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। तो इसको हमें मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 48 है टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारी प्रयास होने चाहिए वो काय के लिए होने चाहिए, हमारे जो फॉरेस्ट है और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना है, उसको प्रोटेक्ट कर सके हम, क्योंकि इसी से हमारा जीवन है, यही हमारे इकोसिस्टम को बैठा के रखा हुआ है। अगर हम फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सारी बीमारियां भी हमारे मत्थे आ जाएगी, या जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें भुगतने पड़ेंगे। क्लियर है? आज हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमारे को हमारे पेड़ पौधों से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है, घने जंगलों से मिल रहा है। आज आप कोई भी रिसोर्सेज की बात करेंगे, कोई भी चीज आपको मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनका लिंक क्या है, फॉरेस्ट से है, या आपके पानी से है, या नेचुरल रिसोर्सेज से है, तभी जाके आप एंड प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं। तो भले ही ये इतना कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से इनको डिप्लीट भी हो रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें रीप्लांटेशन करना चाहिए, या कैटल को वापस हमें और कैटल को हमें तरीके से साइंटिफिक लाइंस पे उनको डेवलप करना चाहिए, जिससे ये चीजें चलती रहें आगे तक और इकोसिस्टम भी बैलेंस में रहे, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो। क्लियर है बात? तो ये भी हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और इसी के तरह बहुत सारे हम मूवमेंट, वाटर सेविंग मूवमेंट और बहुत सारे हमने फॉरेस्ट सेविंग पॉलिसीज भी हमारी गवर्नमेंट लाती रहती है। सो फ्लोरा फोना की इज्जत करें और उसको इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ आप प्रयास करते रहें। फिर आता है आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब हमारा देश क्या है, हमारा देश जो है वो जाना ही हमारी आर्किटेक्चर, हमारे जो प्रीवियस लेगेसी है उनके थ्रू जाना जाता है। क्लियर है? मॉन्यूमेंट्स के थ्रू। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और जो हमारे देश की पहचान बनाने वाले आर्कियोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, उस सबको हम प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और उसको पॉलिश करके हम पूरी दुनिया को दिखाएं, जिससे हमारे 10 तरीके के रेवेन्यू सोर्स भी हो। रेवेन्यू सोर्स हो, इस पॉइंट पे हमारे को इधर नहीं दिया गया डीपीएसपी पे, लेकिन आप खुद समझें, अगर हमारी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस या हमारी लेगेसी को हम पोर्ट्रे करेंगे इन दी वर्ल्ड अरीना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें काफी कुछ हेल्प भी मिल सकती है, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो हमारी डीपीएसपी हमारे को ये बोलती है कि आप इनके प्रोटेक्शन और इनके प्रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। फिर बोला आर्टिकल 50, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की जो भी पब्लिक सर्विसेज है, स्टेट मशीनरी की जो भी पब्लिक सर्विसेज है, या पब्लिक की सर्विस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट मशीनरी में, उन सब में क्या बोला गया, उन सब में यह बोला गया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करो। एग्जीक्यूटिव कौन? जो उसको एक्टिविटी को कर रहा है, जुडिशरी जो उनको जज कर रहा है। क्योंकि अगर जो काम कर रहा है वो ही अपने आप को जज करेगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अगर कोई फर्क नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, तो जो काम करने वाला है और वो ही अपने आप को जज करेगा, वो ही बॉडी उसको जज करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा आप खुद समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इफेक्टिव जजमेंट की अगर हम बात करें, इफेक्टिव जजमेंट की बात हम कब करेंगे, जब
कि जज करने वाला जो जुडिशरी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। उनको जज करने के लिए कोई और बॉडी बैठी हुई है, ना कि वो ही कर रहे हैं। वो खुद को जज करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि खुद को तो कोई बुरा जज करेगा ही नहीं, उसके लिए तो वो जो काम कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। एग्जीक्यूटिव इज द मेन इंप्लीमेंटेशन बॉडी, तो जो इंप्लीमेंट कर रहा है और वही जुडिशरी एक्टिविटी कर रहा है, वही जज करने की एक्टिविटी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बायस होगा या फेयर जजमेंट वो नहीं होगा। अगर हमें फेयर जजमेंट चाहिए तो आपको क्या की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए एंड इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए क्या किया, आर्टिकल 50 लाया गया कि भैया सरकार आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई पॉलिसी या लॉ बना रहे हो विद रिलेशन टू दिस, आपको यह ध्यान रखना है कि देयर इज अ सेपरेट जुडिशरी एंड देयर इज अ सेपरेट एग्जीक्यूटिव फॉर एनी वर्क इन दी सेक्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, फिर कमिंग टू द लास्ट डीपीएसपी, टू प्रमोट आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस and security and maintaining just and honorable relations between nations, to foster respect of international law and obligation and to encourage settlement of international dispute by arbitration। तो अब हमारा देश है, भले ही हमारा देश एक बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड देश है, सेल्फ रिलायंट देश है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया के नक्शे पे भी तो आता है। तो दुनिया के नक्शे में आता है तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वो अकेला नहीं रह सकता, वो अलूफ नहीं रह सकता दुनिया से। क्योंकि अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमें दुनिया के बहुत सारे देशों से हमें ट्रेड करना है, हमें इंपोर्ट करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है, हमारा जो उत्पादन है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में बेचना है, तो हमें रिलेशन मेंटेन करने हैं। हमें कोई कंट्री, हमारे किसी कंट्री से खतरा है तो हमें दूसरी कंट्रियों का साथ चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 कंट्री ने ग्रुप बना के हमारे देश पर अटैक कर दे, तो हमें दूसरी कंट्रियों से भी रिलेशन बनाने हैं ताकि हम स्ट्रेंथ में हो सके। बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सेम मोटिव के साथ हैं या सेम विजन के साथ कंट्री है, तो उनके साथ हम एसोसिएट होंगे कुछ ग्रुप्स में। कई ऐसी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, यूएन हो गया, WHO हो गया, या हमारा कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, हम इनको ज्वाइन ना करें तो इससे हमारे देश की जियोपॉलिटिक्स खराब होती है या इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन है वो खराब होते हैं। हमारे देश में स्पोर्ट्स है, हर देश को स्पोर्ट्स खेलना है, सबको आपस में स्पोर्ट्स खेलना है, सब टूर्नामेंट्स में भाग लेना है ताकि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव हो। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम सेक्लूडेड हो जाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम खुद ही के उत्पादन से खुद ही का दुनिया चला लें और हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन को पाल लें खुशहाल। हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड से हमारे को रिलेशन रखने ही पड़ेंगे। इंटरनेशनल कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से हमें रिलेशन रखने ही करेंगे, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। और ये हर कंट्री का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हर एक कंट्री का प्रिंसिपल है कि आपको अपने साथ दूसरे देश जो हैं, जो भी आपके आसपास के देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं या आपकी तरह विजन वाले देश हैं या फॉर दैट मैटर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट है, उनके साथ आप जुड़े ताकि आप अकेले नहीं रहें इस दुनिया के नक्शे पे, आप एक साथ रहें, आपके रिलेशन है। आज हम हमारे पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो हम हमारे दोस्त बनाते हैं, सोशल लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि हम घर के 4 मेंबर हैं और 4 के 4 ही खुश हो जाएंगे, खुश होंगे, लेकिन हमारे को बहुत सारी जरूरत के लिए हमारा इंटरेक्शन, फॉरेन इंटरेक्शन भी होगा। तो इसी तरह अगर देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम, तो देश अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि अकेला उस पर कोई और अटैक कर सकता है, कोई और कॉन्कर कर सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल, बाकी सब तो दोस्त बने हुए, बाकी सबके तो अपने रिलेशन है, ग्रुप, लेकिन ये एक इकलौता देश है, तो आज नहीं कल उस पर कोई ना कोई अटैक कर लेगा, कॉन्कर कर लेगा, क्योंकि उसको साथ में, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा। सिमिलरली ट्रेड बैरियर्स आ जाएंगे, पूरी दुनिया आपस में ट्रेड कर रही है, पूरी दुनिया में एक दूसरे का सामान मिल रहा है, खरीद बेच हो रही है, और हमारा देश एकदम फुक्कड़ी पड़ा हुआ है, उसके पास अपना ही उत्पादन है और वही बेच रहा है और वो खा रहा है। आज आप कोई भी अपने प्रोडक्ट देखेंगे, राइट फ्रॉम दी फोन, राइट टू दी ड्रेस, टू दी कपड़ा यू पीपल वेयर, सब कुछ कहाँ है, बाहर के कहीं से इंपोर्ट हो रहा है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें हमारे रिलेशन मेंटेन करने विद अदर कंट्रीज, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसी चीज को बोला गया कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए और जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन रखने के लिए हमें इंटरनेशनल लॉ को और इंटरनेशनल रिलेशन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ये बोला गया आर्टिकल नंबर 51 में। और कोई भी सेटलमेंट होते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, तो उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करें, न कि लड़ाई झगड़े वॉर फॉर्म में तैयार करें, क्योंकि वॉर वाला जो सीजन था वो चला गया 1945 तक, वो जब वर्ल्ड वॉर वाला जो सीन हो रहा था, सिनेरियो होता था, उसके बाद अब ये चला गया। अब लोगों को साथ रहना पड़ेगा, जुड़ के रहना पड़ेगा, ताकि ऐसी सिचुएशन और वापस नहीं आए। क्लियर है? सो दिस वाज आर्टिकल नंबर 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब देख लेते हैं कुछ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल या अमेंडमेंट के थ्रू कुछ जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाले गए हैं,
उनके बारे में देख लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको एक बार पॉइंट करने के लिए कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 का, उसने 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल नए ऐड करे थे जो कि पहले नहीं थे, उनको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू चालू किया गया। सो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये जोड़ा गया आर्टिकल 39 में। फिर टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A, ये जो हमारा प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं कि लीगल एड, गरीब को अगर न्याय चाहिए, हम न्याय की बात तो कर रहे हैं, हम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात तो कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जस्टिस गरीबों तक पहुंचाएगा कौन? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचाएगा कौन? कैसे वो जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कैसे वो कोर्ट में जाके बोलेंगे कि भाई साहब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मदद करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या बोल रहा है, लेकिन मेरे को तो ये कोई चीज प्रोवाइड नहीं हो रही। तो इसके लिए फ्री लीगल एड और हमारे को लीगल एड प्रोवाइड कराई गई बाय इन द फॉर्म ऑफ लोक अदालत, और ये टू दी पुअर थ्रू आर्टिकल 39A। क्लियर है? ये डाला गया 1976 अमेंडमेंट के थ्रू। फिर और क्या ऐड किया गया इस अमेंडमेंट के साथ? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमने पढ़ा था सोशलिस्ट में, आर्टिकल 43A, कि भैया वर्कर को भी एक मैनेजमेंट में से होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो भले ही उनको हायर लेवल डिसीजंस में ना बैठाएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में ना बैठाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहां पे एक मेन काम हो रहा है, जहां इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही है, तो वहां पे तो उनका कोई ना कोई से होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस में से होना चाहिए, उनकी यूनियन में जो उनका से होना चाहिए, किस तरीके से हमारे को कंडीशन चाहिए, किस तरीके से हमारा सिस्टम होना चाहिए, क्या डे नाइट शिफ्ट का टाइम टेबल होना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर ओवर टाइम का पैसा किस तरीके से मिलना चाहिए, तो अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको यूनियन फॉर्म करके वो अपनी बात भी रख सकते हैं, यानी कि अपना से भी जाहिर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल नंबर 43A। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 48, कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम हमारे एनवायरमेंट इकोसिस्टम को बचाएं और आगे की तरफ बात करें, सेफगार्ड करें फ्लोरा एंड फोना दोनों को। ठीक है, क्योंकि ये नहीं, फॉरेस्ट नहीं, एनवायरमेंट नहीं, इकोसिस्टम नहीं, तो हम नहीं। ठीक है ना भैया, ये बात आप ध्यान रखो, क्योंकि आपको ऑक्सीजन कोई घर में आके आपके चाचा ताऊ नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन आपको आपके पेड़ पौधे ही देंगे। एक ही सोर्स है हमारी ऑक्सीजन का, पेड़ पौधे, तो वो ही देंगे हमको। जब तक हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्रिएट ना कर सकें, ऐसे कोई उपकरण न कर दे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके और उस ऑक्सीजन को हर कोई आदमी ले सके, अफोर्ड कर सके, इस तरीके का हम कोई उपकरण न बना सके, उपकरण या रिसोर्स न बना सके। ठीक है, तो जब तक तो हमें फॉरेस्ट बचाना ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं अपने, अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड इन पार्ट 4, देयर आर सम अदर डायरेक्टिव कंटेंट इन द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर, कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हैं जो कि पार्ट 4 में नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कहां मेंशन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सब डिवाइडेड है 3 में, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि इस पार्ट में नहीं आते, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते, यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में नहीं आते, बट दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका टेक्स्ट ऐसा है कि हम इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल मान सकते हैं। सो आर्टिकल 335 इन द पार्ट 16th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज क्लेम्स ऑफ SCs and STs टू द सर्विसेज ऑफ द मेंबर ऑफ शेड्यूल एंड कास्ट ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो हमें क्या करना है, जब भी हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, या हम कभी भी किसी भी प्रकार की सर्विसेज जो कि सरकार द्वारा संचालित है उसमें बात कर रहे हैं, तो हमें SC ST के क्लेम को भी रजिस्टर करना है, यानी उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो आके भी इसमें नौकरियों में अपनी हकदारी या हमारी भागीदारी दे सके। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि SC ST कम्युनिटी होने से ही हम उनको, आरक्षण होने से ही हम उनको नौकरी दे देंगे। उनको भी एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उनको भी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। भले ही थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा फ्रॉम दी जनरल या अदर पीपल, लेकिन क्लियर उनको भी करना पड़ेगा क्राइटेरिया, और उसके बाद ही उनको हम नौकरी पर रखेंगे। मेयर फ्रॉम बीइंग अ शेड्यूल का, फ्रॉम बीइंग अ कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स डजंट गेट यू दी जॉब। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब मिल जाएगी आपको SC ST होने के थ्रू ही। आपको एक क्राइटेरिया है, एक एग्जाम होगा, या जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर आपके लिए रिजर्व्ड जॉब, अगर आप उसमें से क्लियर हो जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंसी ऑफ द जॉब से उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो हमें
करना ही है, वो हमें प्रॉपर तरीके से करना है, जो प्रोसेस है उस तरीके से होगा, बट कुछ चीजें आपके लिए रिजर्व्ड है ताकि इन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का उद्धार हो सके। पर्सपेक्टिव क्या है कि इनका उद्धार हो सके। ये जो पिछले सालों, इतने सालों, 100 200 500 सालों से जो ये पीछे हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये हमेशा इसी काम में करते रहे, इसी काम को करते रहे, और जो ऊपर वाली कम्युनिटीज थी वो ऊपर आ गई, तो इनके बीच में जो गैप हो गया वो बहुत बड़ा क्रिएट हो गया है। टू मिनिमाइज दैट गैप हमें क्या करना पड़ेगा? इनको हमें क्लेम देना पड़ेगा कि भाई साहब यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड और यू आर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन दी सर्विसेज, बट आपको एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंसी कम ना हो, इसलिए इनको भी क्राइटेरिया तो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आर्टिकल 358 इन पार्ट 17 इंस्ट्रक्शन इन दी मदर टंग। अब हमारे देश में क्या है, क्योंकि उस टाइम इलिटरेसी इतनी थी और इंग्लिश कोई जानता नहीं था, मेन भाषा हमारे यहाँ पे हिंदी हुआ करती थी, लेकिन वो भी कुछ ही एरिया में, मेजोरिटी एरिया में बोली जाती थी, लेकिन पूरे देश में नहीं बोली जाती थी। तो हर किसी को इंस्ट्रक्शन जो मिलना है, आज जैसे मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आप में समझ पा रहे हैं क्योंकि मेरे को अंग्रेजी पढ़ना आती है, या आपको अंग्रेजी पढ़ना आती है, या मैं अंग्रेजी पढ़ के उसका अनुवाद इस भाषा में कर रहा हूं जो कि आपको आती है। क्लियर है? लेकिन कई बच्चे हैं जिनको ना अंग्रेजी आ रही है ना हिंदी आ रही है, वो अलग अलग ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं या छोटे एरिया से आ रहे हैं जहां पे उनकी मदर टंग चलती है, रीजनल लैंग्वेज चलती है, लोकल लैंग्वेज। ठीक है? तो अब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारा देश अगर उनको देना चाहे या स्टेट मशीनरी उनको देना चाहे तो किस तरीके से देगी, कैसे पढ़ाएंगे उनको, कैसे लिटरेट बनाएंगे? क्योंकि उनको ये दोनों भाषाएं तो आती ही नहीं है, उनको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है। तो उस लोकल लैंग्वेज में भी क्या करना है, इस स्टेट को प्रयास करने हैं कि जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो हम उनकी मदर टंग में प्रोवाइड करा सकें, ताकि सब कोई समझ सके। क्योंकि इसका मतलब भले ही किसी भाषा में भी बता रखा हो, मतलब तो वही रहेगा, जो सार है वो तो वही रहेगा। तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए एज ए स्टेट कि हम ऐसा कुछ करें कि हर आदमी के पास किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हो वो उसकी मदर टंग में पहुंच पाए, ताकि फेयर कम्युनिकेशन हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की। फिर आता है पार्ट 17 में ही आर्टिकल नंबर 351, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। It shall be the duty of the state to promote the spread of Hindi language and to develop so that it may serve as a medium of expression for the elements of composite culture of India। तो क्या बात है कि जैसा मैंने आपको बताया, जब हम आज़ाद हुए तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन बोलती थी, यानी कि 50 से 60% लोग हिंदी बोलते थे या नहीं तो कम से कम समझ सकते थे, ऐसी बात थी। ठीक है ना? बाकी कोई भी लैंग्वेज इतनी मेजोरिटी में ना बोली जाती थी ना समझी जाती थी। तो क्योंकि हिंदी हमारी मेजॉरिटी भाषा थी, नेशनल लैंग्वेज आज भी हमारी हिंदी नहीं है, हमारे को प्रयास करने के लिए बोला गया था कि आप अपनी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करो, ड्यूटी रखो एक स्टेट को, स्टेट मशीनरी यूनियन की, कि भैया वो हिंदी को ऐसे प्रमोट करे कि इवेंचुअली जाके हमारी एक भाषा हो, पूरे नेशन की भाषा हो। लेकिन वापस अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारा देश है वो अलग अलग एरिया से बचा हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज है, लैंग्वेज का फोकस इतना है साउथ साइड की वो हिंदी को इस तरीके से यूज नहीं कर सके, वहां पे इतना प्रचार प्रमर्श हुआ नहीं इस चीज का, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कभी भी ये होल सोल एक कंट्री की लैंग्वेज नहीं बन पाई। बट हमारे ऊपर ये डायरेक्टर प्रिंसिपल था टू डेवलप दी हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारी हिंदी बोलती थी, तो इसलिए एक यूनिटी आ जाए, हमें ये बोला गया था या हमारी स्टेट को बोला गया है कि आप हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर देश में एक भाषा होगी तो हम रिकॉग्नाइज तो कर सकेंगे कि इस देश में ये भाषा कॉमन है, हर इंसान ये भाषा तो जानता ही जानता है। लेकिन प्रमोट हुई है काफी हद तक हिंदी, हमारे पूरे देश में अब बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसा नहीं है कि हर आदमी हिंदी बोलना जानता हो। अभी भी काफी सारी जनता ऐसी है जो हिंदी बोलना भी नहीं जानती, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बात करती है। क्लियर है बात? सो ये एक डायरेक्टर प्रिंसिपल था। अब ये सारे डायरेक्टर प्रिंसिपल क्या थे, ये सोच है, मतलब ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ या ऐसा किया, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे उनको लगा कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है और इनके सुलझाने का ये तरीका है। क्योंकि हम इसको हाथों हाथ नहीं सुलझा सकते, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इन सब पॉइंट्स को हम एक साथ अभी थोप नहीं सकते। लेकिन हमारी सरकार जो आने वाली है उनको यह ध्यान रखना है कि आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू करते जाना है। क्लियर है बात? बट कुछ इन्होंने करे, कुछ अपने प्रोपोगंडा के तहत इन्होंने नहीं करे। अब देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये शायद बीच में एक पार्ट आ गया, अपन अमेंडमेंट ही पढ़ रहे थे। फोर्थ अमेंडमेंट ने एक और डीबीएसपी ऐड कर दिया, आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, जैसा हमने पढ़ा था, द स्टेट शुड टेक एंडेवर्स टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 38।
ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता रह जाए कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंजेस ब्रॉट इन करे गए, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो क्या है ये आर्टिकल 38, स्टेट को ऐसे प्रयास करने चाहिए जो इनकम और फैसिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज, इनइक्वालिटीज है हमारे देश में, जो कि वीकर सेक्शन और रिचर सेक्शन में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कर्ब ऑफ किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, बाकी समझा नहीं रहा हूं क्योंकि समझा चुका हूं। फिर आता है 86 अमेंडमेंट 2002, ये अपन ने देखा ही, अभी अपन ने पढ़ा कि आर्टिकल 45 जो है हमारा अब की तारीख में, वो क्या है कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के प्रयास करने चाहिए स्टेट को। लेकिन पहले आर्टिकल 45 जो था वो था 0 to 14 ईयर्स तक के लिए। पहले क्या था ये 0 to 14 ईयर्स के लिए। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा क्या ये जो 0 to 14 ईयर्स का जो टेन्योर था इसको 0 to 6 ईयर किया गया। तो ये था 86 अमेंडमेंट 2002। तो इसमें क्या किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो डीपीएसपी था वो बोलता था कि स्टेट को एंडेवर करने चाहिए टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम 0 to 14 ईयर्स। 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टेट का एंडेवर होना चाहिए। लेकिन लेटर ऑन जब हमारे रिसोर्सेज डेवलप हो गए तो हमने क्या कर दिया, इसको 0 to 6 ईयर तो हमने डीपीएसपी में रखा कि 0 to 6 साल के बच्चे को पूरा एजुकेशन प्रोवाइड कराना रिसोर्स एंडेवर होना चाहिए, और 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट ही बना दिया हमने, क्योंकि अब हमारा देश इतना सक्षम हो गया था कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डीपीएसपी तब रखा गया था क्योंकि तब हमारे रिसोर्सेज कम थे, हमारे पास सुविधाएं कम थी, हमारे यंत्र कम थे कि हम इनको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अब जब हम थोड़े सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो हमने इसको फंडामेंटल राइट बना दिया, और 0 to 6 ईयर के बच्चों को क्या कर दिया हमने कि इनको अभी भी डीपीएसपी में ही रखा कि इनको प्रोवाइड कराना डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए कि प्रयास ऐसे होने चाहिए स्टेट के, पर आप मैंडेटरी नहीं कर सकते हो, आप कंपलसरी नहीं कर सकते हो। इसको तो हमने कंपलसरी कर दिया। और अगर किसी बच्चे को 6 से 14 साल के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती या कोई भी बाधाएं आ रही हैं तो वो या उनका अभिभावक जाके चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। क्लियर है? फंडामेंटल राइट होते ही क्या हो गई, गारंटीड बाय द कोर्ट, गारंटीड बाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आपको पता है जैसा फंडामेंटल राइट अगर एब्रोगेट होंगे, वायोलेट होंगे, तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है बात? तो ये फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल नंबर 21A। और साथ ही साथ एक और जादू की बात क्या करेगी इसमें, इस चीज को फंडामेंटल ड्यूटी बना दी सिटीजन्स के ऊपर भी कि आप अपने वार्ड या अपने बच्चे जो कि 6 से 14 साल की उम्र में हैं उनको स्कूल भेजें शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर आप भेजेंगे ही नहीं तो हम तो शिक्षा बांट रहे हैं, लेकिन आप कैसे ग्रहण करवाएंगे उनको, तो आपके ऊपर भी ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बीच के बच्चे को स्कूल भेज के एजुकेशन ग्रहण कराएं। क्लियर है? तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है, स्टेट को पॉलिसी फ्रेम करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे रिसोर्सेस आपके स्टेट के पास आ जाएं, आपकी कंट्री के पास आ जाएं, आप इनको ऑब्लिगेशन कर दें, आप कंपलसरी कर दें। तो ऐसा ही कुछ हमारे इसके साथ तो किया गया। लेकिन अभी देखो आप कितने सारे डीपीएसपी बचे हुए हैं जिनको हमें मैंडेटरी या हमारे को कंपलसरी करना है, और अभी तो कहीं पे वो आसान भी नहीं लगते करना। फिर क्या हुआ, 97th अमेंडमेंट आया 2011 में। इन्होंने एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया रिलेटिंग टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनकरेजमेंट देने का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दैट हैज बीन एडेड विद 97th अमेंडमेंट 2011, a very recent one. It requires the state to provide voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society, article 43B added by 97th constitutional amendment. तो ये क्या बोला गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको प्रमोट करना चाहिए, इनका क्रिएशन, इनकी इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए स्टेट को, इनके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। सो दिस वाज 97th अमेंडमेंट। क्लियर है? तो यहां तक तो हमने देख लिया, यहां तक तो हमने देख लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते क्या है। लेकिन अब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में हमने दो मुख्य डिफरेंस पढ़े कि सबसे पहला ये तो जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है ना, और ये मैंडेटरी है फंडामेंटल राइट, और ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है या हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ऐसा करना चाहिए स्टेट के ऊपर। दोनों राइट हैं अगेंस्ट द स्टेट एंड अवेलेबल टू द सिटीजंस। ये बात तो ठीक है कि अवेलेबल टू द सिटीजंस है दोनों के दोनों, और अगेंस्ट द स्टेट है, किसको देने हैं, स्टेट को देने हैं। लेकिन फर्क क्या है, ये जस्टिसिएबल है और ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये मैंडेटरी है और ये मैंडेटरी नहीं है।
तो अब क्या क्या हुआ कि कई बार ऐसे सिचुएशन आ गई कि भैया डीपीएसपी लागू करते वक्त फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट में आ जाते हैं, इसके विपरीत खड़े हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे को वीकर सेक्शन सोसाइटी की मदद करनी है उनके अपलिफ्टमेंट में, तो मेरे को उनके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। कैसी पॉलिसीज? जो कि स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं फॉर दी पीपल, वीकर पीपल। तो अब अगर जैसे ही मैं ऐसे कोई काम करता हूं तो मेरा फंडामेंटल राइट जो बोलता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या हो जाता है? वो वायोलेट हो जाता है। समझ में आती है बात? जैसे ही मैं किसी के लिए आरक्षण करता हूं या रिजर्व करता हूं, तो मैं एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रहा हूं कि भैया आपके लिए नौकरी है, आपके लिए पढ़ाई है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? बैर हो गया, ये एक तरीके का भेदभाव हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। ये हमारा आर्टिकल 15 साफ साफ बोलता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है, इन दोनों में काफी सारी तकरारें हुई हैं और काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट केसेस भी हुए इन दोनों को लेके, जिसको अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि कौन कौन से जजमेंट केसेस हुए, लैंडमार्क केसेस हुए, जिन्होंने इनका रुख बदल दिया। और आज की तारीख में इन दोनों में अगर कोई लड़ाई होती है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, तो उसका नतीजा कैसे निकलेगा? नतीजा निकालने की पावर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट को है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये दोनों प्रोविजन है, दोनों प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। डीपीएसपी भी मेंशन है पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट मेंशन है पार्ट 3 में। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा पॉलिसी, कोई भी गाइडलाइन अगर हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर रही है या हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रही है, तो वो नल एंड वॉइड है। लेकिन डीपीएसपी हमारे को बोलता है कि भैया हमारे को वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना है, हमारे को उनको ऐसी प्रयास करने हैं कि उनका स्टेटस हमारे से मैच कर जाए, यानी कि नॉर्मल लोगों से मैच कर जाए। तो ऐसे प्रयास हमें करते रहने हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है, इन दोनों में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू क्या काफी सारे जजमेंट निकले, जहां पे कई बार डीपीएसपी जीता, कई बार फंडामेंटल राइट जीता। और आज की क्या पोजीशन है, ये सब जानेंगे हम आगे के लेक्चर में। सो कृपा करके बने रहिएगा उस लेक्चर में। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट क्या होते हैं पढ़ लिया, डीपीएसपी क्या होते हैं पढ़ लिया। अब इन दोनों की लड़ाई देखेंगे, कंपटीशन रिंग में क्या क्या होता है और क्या क्या आज तक होता हुआ आया है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब। और आपने कोर्स खरीदा है तो फिर लाइक करने की जरूरत ही नहीं है, लाइक करते हैं जब भी आपने वो कोर्स खरीदा। थैंक यू सो मच।